राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 70 वर्षीय सत्यप्रकाश जी सुबह सोकर उठे थे। आस लगाए बैठे थे कि बहू अब चाय लेकर आएगी। आस पूरी हुई, बहू चाय लेकर पहुंचती है। चाय के साथ दो सूखी कड़क रोटी। लो बाबूजी, चाय के साथ यह रोटी खा लेना। सत्य प्रकाश जी जैसे ही प्लेट में रखी हुई रोटी को हाथ लगाते हैं, रोटी इतनी कड़क थी कि मुंह के जबड़े पूरे छिल जाते। सत्य प्रकाश जी के आधे दांत पहले ही टूट चुके थे। एक दो जो बचे भी थे तो वह सारे दांत हिल रहे थे। सत्य प्रकाश जी अपनी बहू शीतल को आवाज देते हैं, बहू रोटी बहुत कड़क हो गई है, इसे रख दो। दोपहर खाने में दे देना तो मैं दाल में भिगोकर खा लूंगा। अभी तुम मुझे एक दो बिस्किट दे दो। शीतल आकर कहती है, बाबूजी बच्चों को खाने के लिए बिस्किट नहीं है और आपको सुबह सुबह बिस्किट चाहिए। रोटी दिया है, उसी के साथ खाकर चाय पी लो। सत्य प्रकाश जी से रोटी कैसे खाई जाती एक कप चाय में? वह दो रोटी नहीं खा सकते थे, इसीलिए प्लेट में रखी हुई रोटी वहीं रहने दिए और खाली चाय पी लेते हैं। सत्य प्रकाश जी आस लगाए रहे कि अब दोपहर को कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। दोपहर का 2 बज चुका था। सत्य प्रकाश जी फिर से आवाज देना शुरू कर दिए, शीतल, शीतल बहू कुछ बन गया हो तो दे दो, भूख लग रही है। शीतल अंदर से ही चिल्लाती है, जब देखो पेट में आग लगी रहती है। अभी सुबह ही रोटी चाय के साथ दिया था, कितना खाते रहते, जीना हराम कर दिया। आज शाम को सुबह आए तो उनकी खैर नहीं। इस बूढ़े पिता को मेरे सिर पर जिम्मेदारी छोड़कर आराम से ऑफिस में बैठ कुर्सी पर मजे करते हैं और मैं यहाँ नौकरानी बनकर इसके बाप की फरमाइशें पूरी करती रहती हूँ। बहू कभी चाय दे, कभी पानी दे, कभी नाश्ता दे, कभी दवाइयाँ दे। मैं तो बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। कैसे कैसे मुझसे वादा किए थे कि तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा, घर में राज करोगी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। इधर बड़बड़ाए जा रही थी, उधर बूढ़े ससुर के पेट में चूहा कूद रहे थे। दीवार में टंगी हुई पत्नी की तस्वीर की तरफ नजर गई, दोनों आंखों से आंसू बह चले। सरिता तुम क्या चली गई? मेरे जिंदगी के सारे रंग चले गए। फिर एकटक पत्नी की तस्वीर को देखते ही ये सोचने लगे कि जब सरिता इस घर में आई थी, इस किचन में मेरे लिए कितने खुशबूदार और स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। मेरे मना करने पर भी मुझे जबरदस्ती परोस परोस कर खिलाती रहती थी। शादी के 2 साल गुजरे थे कि उनकी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सत्य प्रकाश और सरिता जी के जिंदगी में खुशियां छा गई थी। सत्य प्रकाश जी एक प्राइवेट नौकरी किया करते थे, फिर भी वह इतना कमा रहे थे कि उनका परिवार बाखूबी खुशी रह सकता था। लेकिन भगवान ने उन्हें कम उम्र में ही दुख दिखा दिया। सत्य प्रकाश और सरिता जी का पहला बेटा 3 महीने के अंदर ही मर गया। बेटे को डबल निमोनिया हो गई थी। दवाइयां घर से चल रही थी। जब तक सारी जांच और रिपोर्ट पता चला, तब तक बेटा इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। सरिता जी बहुत दुखी और रोती रहती। अपनी गोद सूनी हो जाने के कारण उन्हें बहुत दुख था, लेकिन भगवान ने फिर जल्दी ही उनकी झोली भर दी। उनकी गोद में एक नन्ही परी खुशी आ गई। खुशी को पाकर सरिता जी और सत्य प्रकाश जी आए हुए जीवन के गम को भूलने लगे और फिर से अपने जीवन में रंग भरने लगे। धीरे धीरे खुशी बढ़ती गई। जब खुशी 3 साल की हुई तो दूसरे बेटे शुभम ने जन्म लिया। अब उनका परिवार पूरा हो चुका था। बड़ी बेटी खुशी और शुभम दोनों साथ साथ पलते। शुभम को खुशी बहुत ध्यान रखती थी। खुशी बड़ी थी, अपने छोटे भाई को पाकर उसे और भी खुशी होती थी। सत्य प्रकाश जी भले ही प्राइवेट नौकरी में कम कमाई करते थे, लेकिन वह अपने परिवार को किसी से कम नहीं रखना चाहते थे। अपने दोनों बच्चों को जिस तरह से अमीर लोग बड़े स्कूल में डाले थे, वैसे ही सत्य प्रकाश जी खुशी और शुभम को ही शहर की सबसे बड़ी स्कूल में डाल दिया। दोनों पढ़ते रहे। धीरे धीरे खुशी 12वीं पास कर ली और कॉलेज पहुंच गई। सत्य प्रकाश जी को लग रहा था कि वह अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढकर उसकी घर गृहस्थी बसा दे।
जब खुशी कॉलेज के दूसरे साल में थी तो सत्य प्रकाश जी को एक बहुत अच्छा रिश्ता भी मिल गया। वह अपनी बेटी के हाथ पी लेकर उसे ससुराल भेज दिए। ससुराल वाले अच्छे थे, खुशी की सारी इच्छाएं पूरी किए। खुशी आगे पढ़ना चाहती थी, इसीलिए उसके पति और उसके ससुराल वालों ने इजाजत दे दी। शुभम अपने पिता का इकलौता बेटा था। वह भी पढ़ लिख कर एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी करने लगा। दोनों पति पत्नी अपने बेटे की इस कामयाबी से बहुत खुश थे। नौकरी लगते ही शुभम ने एक और खुशखबरी सुनाई। पापा मम्मी, जिस कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ उसी कंपनी में मेरी एक दोस्त भी है जो मेरे साथ कॉलेज में भी थी। मैं उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम शीतल है। इतना शीतल और पवित्र नाम सुनकर तो सरिता जी खुशी से फूली नहीं समाई। उसके नाम मात्र से ही उनको लगा कि अब मेरे घर पे खुशियां आएगी। सरिता जी शुभम की पसंद को ही जानकर बहुत खुश हुई। सत्य प्रकाश जी इस शादी से खुश नहीं थे। वह कहते थे कि बेटा, तुम हमारे कहने पर अपने समाज की किसी लड़की को देख लो। हमारे एक दोस्त ने रिश्ता बताया है, पहले वहां देख लो, उसके बाद तुम कहना। लेकिन शुभम ने कह दिया, यदि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शीतल से करूंगा। उसकी जिद के आगे माता पिता दोनों को हार माननी पड़ी और शीतल इस घर की बहू बनकर आ गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सरिता जी अपनी बहू को लेकर जितने प्यारे प्यारे सपने सजाए थे वह सारे सपने टूट गए। शीतल घर में आते ही बड़ी खड़ूस मिजाज की लड़की थी। वह सिर्फ और सिर्फ शुभम से बात किया करती थी। सास ससुर को नौकर से भी गिरा समझती थी। बात बात पर कह देती थी कि मैं सिर्फ शुभम की पसंद हूँ, तुम्हारे पिताजी तो मुझे पसंद ही नहीं करते थे और शुभम ने मुझसे कहा है कि मैं उस घर में रानी बनाकर रखूंगा, इसीलिए मैंने शादी किया है। यदि शुभम मुझसे बताया होता कि वह अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करवाएगा तो मैं कभी शादी नहीं करती। और मैं नौकरी करती हूँ तो मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम लोगों की सेवा या घर के काम करूंगी। शीतल कुछ दिनों तक नौकरी करती रही। बूढ़े सास ससुर घर के कामों को करते। शीतल जब घर में आती तो सास ससुर को ऊपर से चिल्लाती, यह सब बिगाड़ कर रख दिया है, यहाँ गंदा कर दिया है, मेरे मायके से आने वाला इस सामान को हाथ लगा दिया। कई तरह के आरोप लगाया करती थी। अब अपने ही घर में सरिता जी और सत्य प्रकाश जी को डर डर के रहना पड़ रहा था। कुछ समय चलता रहा। सरिता जी घर के बहुत लोड लेती, यानी कि घर के सारे काम उन्हें अब ज्यादा पड़ रहे थे। सरिता जी की तबीयत खराब हुई। वह दवाइयां लेती रही, लेकिन इस उम्र में बीमारी को सहन नहीं कर पाई और दुनिया छोड़कर चली गई। बहू आने के दूसरे साल ही जब सरिता जी दुनिया छोड़कर चली गई, सत्य प्रकाश जी अकेले रह गए। कुछ दिनों तक तो शुभम अपने पिता की कुछ बातें सुन लिया करता था। एक दिन सत्य प्रकाश जी सुबह बहू को कहते हैं, बहू मेरे लिए पतली दलिया बना देना, आज मसूरों में काफी दर्द हो रहा है, रोटी चबाई नहीं जाती। शीतल गुस्से से बर्तन पटकते हुए कहती है, लो आ गया आर्डर, जैसे घर नहीं कोई 5 स्टार होटल हो। बहू मेरे लिए दलिया बना देना, मेरे लिए चाय बना देना। शुभम अब हद हो गई है। शुभम घर पर ही था। पैर पटकती शुभम के पास आकर खड़ी हुई, अब मुझसे यह काम नहीं किया जाता। एक बार तुम्हारा और बच्चों का खाना बनाऊं, फिर तुम्हारे पिता के लिए उनकी फरमाइश का खाना बनाऊं। तुम यदि अपने पिता को नहीं समझाते तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाऊंगी। अब मैं नहीं रह सकती, क्योंकि इस घर में नौकरानी की तरह काम कर करके मैं परेशान हो गई हूँ। आज शुभम गुस्से में था। वह भी अपने पिता पर चिल्ला पड़ा, क्या पापा, क्यों परेशान करके रखे हो? आखिर शीतल पूरा दिन घर का काम करती है, जो बनाकर देती है वह आप खा क्यों नहीं लेते हो? यदि आपको बार बार फरमाइशें ही करना है तो आप खुद बनाकर क्यों नहीं खा लेते? सत्य प्रकाश जी सिर्फ इतना ही कहे थे कि बहू मुझे किचन में जाने ही नहीं देती। शीतल फिर चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, किचन में जाकर जैसे सारा काम कर किचन साफ ही कर देते हो। जितनी बार किचन में जाते हो सारा किचन ऑयली और
गंदा करके आते हो, फिर से मुझे घंटों साफ करना पड़ता है। किचन में खड़े खड़े मेरी तो हालत खराब हो गई है। मैं जैसे इंसान नहीं, कोई जादू करने वाला जिन हूँ कि बस एक बार बोला और काम हो गया। अब तो शुभम अपनी पत्नी की इतनी सारी बातें सुनकर पिता को देख आग बबूला हो रहा था। उसने सत्य प्रकाश जी को आज कह दिया, बाबूजी, अब निर्णय होकर रहेगा। आप ऐसा करो कि अपना सारा सामान अपने कमरे में रखो। शीतल, एक पुराना छोटा सा गैस चूल्हा रखा है, वह पापा को दे दो। और छोटा वाला गैस, पुराना कुकर पड़ा है, वह दे दो। राशन दे दो। अब जो इनको खाना है यह अपने कमरे में बनाकर खुद खाएंगे। तब जाकर समझ में आएगा कि घर का काम कितना होता है। आज बेटे के इस फैसले से सत्य प्रकाश जी की आंखें फटी रह गई, मुंह खुला रह गया, हाथ पैर ढीले पड़ गए। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, इस उम्र में तुम मुझे अकेले कर रहे हो, अलग कर रहे हो। मैं खुद बनाऊं खाऊंगा। अरे अकेला जीवन है, घर में बहू है। फिर भी, हाँ फिर भी, शुभम ने ऊंची आवाज में बोला। सत्य प्रकाश जी ने कहा, इस उम्र में बेटा मैं कहाँ से कमा कर लाऊंगा, तो अलग से खाऊंगा। शुभम ने कहा, अभी थोड़े राशन शीतल दे रही है, इसके बाद की बाद में देखा जाएगा। शीतल तो चाहती ही थी कि मुझे ससुर को कुछ ना देना पड़े। जल्दी जल्दी वह एक पुराना कुकर, एक दो थाली और खाने की थोड़ी सी चीजें लाकर ससुर के कमरे में पटक कर चली गई। सत्य प्रकाश जी सारे बर्तन को देगची पर हाथ रख लिए। यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब खुद बनाऊं खाऊं माजूद हूँ, क्या करूं हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में यही तकलीफ लिखा था। सुबह तो उन्होंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन जब 3 बजे तक भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो सत्य प्रकाश जी अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी चढ़ा दिए। रोते रोते वह खिचड़ी को खाए, अपनी पत्नी को याद करके। देख रही हो सरिता, अब यह दिन भी आ गया है। काश तुमसे पहले मैं दुनिया छोड़कर चला जाता, यह दिन देखना नहीं पड़ता। सत्य प्रकाश जी जूठा बर्तन पड़ा रहने दिए। दूसरे दिन सुबह वह बाहर टंकी के पास अपना बर्तन धोने गए तो शीतल ने देखा कि ससुर बर्तन धोने आया है, तो वह खुद भी सिंक से बर्तन निकालकर वहीं पर पहुंच गई। जल्दी जल्दी अपना बर्तन हटाओ, मैं यहाँ पर अपने बर्तन धोऊंगी। तो सत्य प्रकाश जी ने कहा, बहू, तुम्हारे किचन में तो सिंक है, तुम तो कभी बाहर बर्तन धोने नहीं आती थी, आज यहाँ क्यों आई। मेरी मर्जी, मैं चाहे जहाँ बर्तन धोऊं, यह घर मेरा भी है। शीतल अपने ससुर को अलग तो कर दी थी, लेकिन अभी भी उसके मन को शांति नहीं मिली थी। वह अभी भी परेशान करना चाहती थी। जहाँ उसके ससुर जाते थे, उसी जगह की उसको जरूरत पड़ जाती। यदि उसके ससुर हॉल में आकर बैठ जाते, तो वह वहां से भगाने लगती, हटो यहाँ से, मुझे सफाई करनी है। और जब कमरा दे दिया गया है, तो उसी में क्यों नहीं बैठे रहते। अब सत्य प्रकाश जी समझ चुके थे कि इस घर में मेरा कोई ठिकाना नहीं। अलग होने के बाद भी मैं सुख चैन से नहीं खा सकता। कुछ दिनों तक तो यूं ही चलता रहा, लेकिन जब सत्य प्रकाश जी का सामान खत्म हो गया, तो उन्होंने शाम को अपने बेटे शुभम से कहा, शुभम, मेरा राशन खत्म हो गया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तुम बहू से कह दो तो थोड़ा राशन मुझे दे दे, या कि तुम मुझे पैसे ही दे दो, तो मैं अपने लिए राशन खरीद कर लाऊंगा। यह सुनकर तो शुभम चिल्ला पड़ा, क्या बाबूजी, कितना खाते हो, अकेले खाने का मौका मिल गया तो सारा राशन 2 दिन में चट कर गए। अरे अब सोचो, कितना शीतल बना बनाकर परेशान रहती थी। अच्छा हुआ अलग कर दिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब पैसे आएगा तो दूंगा। या कि मेरे दिए हुए पैसों से मजे करना चाहते हो, राशन के बहाने पैसे लेना चाहते हो। सत्य प्रकाश जी ने कहा, बेटा सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं है घर के अंदर, जाकर तुम देख लो। लेकिन शुभम ने अपने पिता को ना तो पैसे दिया और ना ही पत्नी से राशन दिलवाया। वह अपनी ऑफिस में बाहर निकल गया।
सत्य प्रकाश जी को सुबह से बड़ी भूख लगी थी। इधर बहू अपने किचन में उस दिन इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही थी कि सत्य प्रकाश जी को खुशबू सूंघ सूंघ कर और भी ज्यादा भूख लग रही थी। बेचैनी से वह तड़प रहे थे। जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह अपना गमछा निकाले अपने सिर पर रखे और अपने घर से बाहर निकल गए कि जाकर कहीं काम करूंगा और फिर राशन खरीद कर लाऊंगा। सत्य प्रकाश जी को सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला। शरीर काफी कमजोर था। थोड़ी दूर आगे चले ही थे कि धूप में उन्हें चक्कर आने लगा। वह मुरझाकर एक पेड़ के नीचे गिरते गिरते बचे। वहीं पर कुछ लड़के थे जो सत्य प्रकाश जी को पहचानते थे। मोहल्ले के लड़के सत्य प्रकाश जी के आंखों में पानी का छींटा मारे और उन्हें उठाकर घर लाए और फिर शीतल से कहने लगे, भाभी अंकल को ध्यान रखो, अंकल बाहर चक्कर खाकर गिर गए थे, शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है। शीतल ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कह दिया, हाँ मैं ध्यान रखूंगी, तुम लोग जाओ। सत्य प्रकाश जी कमरे में पड़े थे। शीतल देखने भी नहीं आई और ना ही उनके लिए कुछ खाने को लाई। बेटे को तो कुछ पड़ी ही नहीं थी। शाम को शीतल और शुभम अपने दोनों बच्चों के साथ प्लानिंग करके घर से बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं। उनकी बातें हो रही थी कि हम लोग 4-5 दिन में लौट कर आएंगे। इस हिसाब से वह अपने घर की व्यवस्था कर रहे थे। इधर सत्य प्रकाश जी भूख के मारे मूर्छित कमरे में पड़े थे। बेटे और बहू की आवाज तो आ रही थी, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उठकर कुछ कहें, और कहते भी तो किससे। कौन सा उनका बेटा और बहू उनकी बात सुनने वाले थे। भगवान ने उनकी मदद किया। जैसे ही शीतल और शुभम घर से बाहर चले गए, सत्य प्रकाश जी 2 घंटे तक भूख से तड़पते रहे कि अचानक से घर में कोई आ गया। वह थी उनकी बेटी खुशी, उनका एक पोता और दामाद जी। सत्य प्रकाश जी अपने कमरे में पड़े थे। बेटी और दामाद को देखकर लड़खड़ाते हुए उठने लगे। खुशी बड़े खुशी से आई थी कि अपने पिताजी से मिलूंगी, लेकिन अपने पिताजी की यह हालात देखकर तो वह चौंक गई। दौड़कर अपने पिताजी को उठाने लगी, वही उनका बेटा और उनके पति भी। यह सब देखकर हैरान रह गए कि आखिर पापा जी को क्या हो गया और घर में कोई नहीं है। सत्य प्रकाश जी रो रोकर सारी हालात अपनी बेटी को बताए। खुशी अपने पिताजी की यह हालात सुनकर बहुत परेशान हुई और फिर खुशी ने अपने पिताजी को ऑनलाइन खाना मंगवाया। सब लोग खाना खाए, अपने पिताजी के लिए कुछ पैसे दी, उनकी दवाइयां करवाई। खुशी के पति ने एक सलाह दिया कि पापा जी कब तक किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाते रहेंगे, क्यों न पापा जी के लिए कुछ काम शुरू करवा दिया जाए। खुशी अपने पति की तरफ चौंक कर बोली, पापा ऐसा कौन सा काम करेंगे इस उम्र में, कैसी बातें करते हैं आप। तो खुशी के पति ने कहा, मैं कोई कठिन काम करने को नहीं बोलता। सामने वाला जो एक दुकान है अपने घर का है, उसी दुकान की साफ सफाई करवाओ। उसमें हम कुछ सामान रखवा देते हैं, किराना और पान लगाने का। अपने मोहल्ले के लोग आकर किराने का सामान खरीदेंगे और पापा जी को पान लगाने का बहुत अच्छा आइडिया है, तो वह अपने गुजर बसर के लिए तो अपने ही काम से कमा लेंगे। यह बात खुशी को भी बहुत पसंद आई, क्योंकि सत्य प्रकाश जी के पड़ोस में ही बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो पान खाने उनके पास जरूर आते। अब सत्य प्रकाश जी की एक छोटी सी किराने की दुकान और उसी के अंदर पान लगाने की व्यवस्था हो चुकी थी। सत्य प्रकाश जी अपनी दवाई और खाने का खर्च उसी से निकाल लिया करते थे। जब हफ्ते भर के बाद शुभम और शीतल अपने घर के पास कार रोककर रुके तो आश्चर्य में थे, आखिर हमारे घर में यह किराने की दुकान कहाँ से आई। बाहर ही चिप्स वगैरह लटके हुए थे। सीता जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए दुकान की तरफ गई। दुकान में अपने ससुर को बैठा हुआ देख चौंक गई। अरे जल्दी आओ शुभम, यह देखो तुम्हारे पिता ने तो दुकान खोल दिया, और जब हम लोग गए थे तो कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, भूखे मर रहे हैं।
इसीलिए तुमसे पैसा मांग रहे थे। इनके पास तो पहले से ही पैसा था, बस तुम्हें लूटना चाहते थे। शुभम भी आश्चर्य में था। फिर शीतल अंदर जाकर कहती है, देख रहे हो शुभम, जब तुम्हारे पिता इस उम्र में दुकान खोलकर चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चला सकती। अब तुम इसी घर में एक और दुकान बनवाओ और मेरे लिए दुकान खुलवाओ, मैं भी दुकान करूंगी। शुभम अपनी पत्नी की बातों से मजबूर था। उसने भी दूसरे साइड में एक दुकान बनवाया और शीतल को भी दुकान में बैठा दिया। शीतल को पान लगाना बिल्कुल नहीं आता था। वह अपने ससुर की बराबरी और उसे नीचा दिखाना, उनकी दुकान तोड़ना चाहती थी। इसीलिए उसने सेम बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ बच्चे और कस्टमर तो उनके पास आते और कुछ को शीतल आवाज देकर अपनी तरफ बुला लेती। अरे वह बुढ़ऊ की दुकान में क्यों जा रहे हो? कब से पुराना सड़ा एक्सपायरी माल बेचते हैं, मेरे पास आओ। मैं सब कुछ ताजा और अच्छा ब्रांडेड माल रखती हूँ। उसका सामान खाकर बीमार होना है क्या? कुछ लोग तो शीतल के पास आ जाया करते थे। शीतल का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन वहीं सत्य प्रकाश जी का काम कम चलने लगा। ग्राहक कम जाते थे। एक दिन शीतल ने पान लगा कर दिया था। शीतल को पान लगाने का तरीका नहीं था। कई दिनों से सड़ा हुआ पान, कई दिनों से गंदा खराब चूना रखी थी और उसमें उसने ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से एक ग्राहक पान लेकर गया तो उसके मुंह में पान खाते ही पूरे मुंह में छाले पड़ गए, लाल लाल फोड़े। और जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि यह पान का ही रिएक्शन है। वह तो अपने साथ दो चार लोगों को लेकर शीतल की दुकान पर पहुंच गया और कहने लगा, मैडम यह पान में कौन सा जहर डालकर खिला दिया जिससे पूरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। पूरा मुंह मेरा सड़ने को हो रहा है। बाहर निकलो और सारी दवाइयों का खर्च दो, वरना हम अभी आपकी दुकान तोड़ फोड़ कर रख देंगे और आपके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। शीतल डर गई थी। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी कि यह सब मेरा काम नहीं है, शायद आप उस बुढ़ऊ की दुकान से लेकर गए होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने आपके हाथों से ही पान लिया था, मुझे अच्छे से याद है, आप मुझे झुठला नहीं सकते। अब मोहल्ले में शीतल की दुकान बदनाम हो चुकी थी। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था, इसीलिए उसकी दुकान तो अब कम चलने लगी। लेकिन वहीं सत्य प्रकाश जी के हाथ का पान पूरे मोहल्ले में और यहाँ तक कि दूर दूर तक भी फेमस होने लगा था। उनकी पान की दुकान खूब चल रही थी। साथ साथ में किराना और थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक और ठंडा भी रखने लगे थे। सत्य प्रकाश जी अब अपनी दुकान आगे बढ़ाने, एक फ्रिज लाने, इन सब चीजों की व्यवस्था कर रहे थे। इधर शीतल की दुकान बंद होने वाली थी। उसे बड़ी जलन हो रही थी। उसने सोच रखा था कि किसी न किसी तरह से तो मैं इस बूढ़े ससुर की दुकान तोड़कर ही रहूंगी। एक दिन उसने अपने ससुर को बड़े प्यार से कहा, बाबूजी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपनी दुकान में कुछ अलग सा सामान रखूंगी जो कि आप नहीं रखते, फिर मेरा भी अच्छे से चलेगा। यह सुनकर तो सत्य प्रकाश जी को गुस्सा बहुत आया, लेकिन रात को मन में सोचने लगे कि कोई बात नहीं, अपने घर की ही बात है, दे देता हूँ। वह अलग सामान लाएगी तो उसका भी घर परिवार अच्छे से चल जाएगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी बहू को 10,000 रुपए दे दिए। शीतल ने अपने दुकान में अलग सामान तो नहीं, बस अपने खर्च ज्यादा करने लगी थी। कुछ दिन बीता कि सत्य प्रकाश जी ने पैसा मांगा, बहू मुझे अपनी दुकान में सामान लाना है, तुम मेरे पैसे वापिस कर दो। तो शीतल जोर जोर से झगड़ा करने लगी, क्या मैं तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भागी जाती हूँ? एक तो मेरी दुकान नहीं चल रही है, ऊपर से पैसे पैसे पैसे। ग्राहक से पूरा दिन मेरी बुराई करते रहते हो। मेरी दुकान बंद करवा दिया, जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे और मैं अभी नहीं दूंगी, जब कभी होगा ले लेना। सत्य प्रकाश जी काफी उदास हो गए। वह सोचने लगे, ऐसे नागिन पर कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। फिर भी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और फिर उन्होंने किसी तरह से
फिर से पैसे इकट्ठा किए। अब उनके पास 25,000 रुपए हो चुके थे। उन्हें शहर जाकर अपनी दुकान के लिए और भी सामान लाना था। उस रात वह सारी तैयारी करके और पैसा अपने कमरे में रख दिए। शीतल समझ रही थी कि यह बुढ़ा कर सामान लेने जाना है, इसी की तैयारी कर रहा है। इसकी दुकान तो मैं नहीं चलने दूंगी। इसके पैसे किसी न किसी तरह से मुझे चुराना ही होगा। यह सोच कर शीतल जब ससुर सो गया, कमरा अंदर से थोड़ा सा ही बंद था। वह अंदर से लॉक करना भूल गए थे, कड़ी नहीं लगाए थे। वैसे भी सत्य प्रकाश जी अपने कमरे में कभी भी कड़ी बंद करके नहीं सोते थे। इसीलिए शीतल धीरे से कमरे के अंदर घुसी और पैसा ढूंढने लगी। अलमारी में ढूंढा, इधर उधर डिब्बों में ढूंढा, लेकिन उसे कहीं पैसा नहीं मिला। वह और गुस्से में आ गई। ना जाने यह बुढ़ा पैसे कहाँ छुपा कर रखा है। वह धीरे धीरे तकिए के पास भी हाथ फेरने लगी, लेकिन उसे कहीं पैसा नहीं मिला। सत्य प्रकाश जी करवटें बदलने लगे तो वह वहीं चारपाई के नीचे चुपचाप बैठ गई। फिर जब उसे लगा कि गहरी नींद में सो गए हैं, तो वह उठ के चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी। हल्की हल्की रोशनी में उसे एक दीवार पर टंगी हुई खूंटी में बैग दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद इस बैग में पैसे होंगे। पूरा घर तो छान मारा था, वही एक बैग बचा था। शीतल ने जल्दी से उस बैग को निकाला। उस बैग में देखने लगी। उसके अंदर एक छोटा सा पर्स था। शीतल ने बड़े बैग को जल्दी से उसी जगह पर टांग दिया और छोटे पर्स को लेकर अपने कमरे में चली आई। अपने अलमारी में पर्स को रखकर फिर चैन की नींद सो गई। उसे लगा अब तो मेरा सब कुछ संवर जाएगा और इस बुढ़े की दुकान टूट जाएगी। सुबह जल्दी जब सत्य प्रकाश जी उठे, उन्हें आज सामान लेने शहर जाना था। वह तैयार होकर जब अपना वह बैग निकाले तो उस बड़े से बैग में उन्होंने हाथ डाला तो उनका छोटा पर्स नहीं था। उनका कलेजा धक से रह गया। मन में सोचने लगे, अरे मैंने तो बड़े याद से इसी में डाला था। फिर भी वह अपनी तसल्ली के लिए अपने अलमारी सामान देखने लगे, लेकिन सारा सामान उनका उथल पुथल था। अलमारी हल्की सी खुली थी। तब उनके समझ में आ गया कि मेरी बहू कमरे में आई थी और मेरे पैसे वही चोरी करके गई है, क्योंकि घर का और कोई भी सामान गायब नहीं था, सिर्फ उनका पैसा। वह सुबह जल्दी से बहू के कमरे में पहुंच गए। अभी सत्य प्रकाश का बेटा शुभम जाग रहा था और शीतल गहरी नींद में सो रही थी। शुभम पिता को देखकर चिल्ला पड़ा, क्या बाबूजी, आप सारी मर्यादाएं भूल गए हैं कि इस कमरे में आपका बहू और आपका बेटा भी रहता है। ऐसे कैसे अपने बहू के कमरे में घुस गए? सत्य प्रकाश जी ने कहा कि मैं मर्यादे में रहकर ही बात कर रहा हूँ। मेरे कमरे में चोरी हो गई है और वह चोरी कोई बाहर वाला आकर नहीं किया है। तुम्हारी पत्नी ने मेरा पैसा चुरा लिया है। अब शुभम को गुस्सा आ गया था। वह जोर से चिल्लाने लगा, खबरदार अगर मेरी पत्नी पर उंगली उठाई तो कहीं याद नहीं होगा रख दिया और नाम लगा रहे हैं शीतल को। शीतल क्यों पैसे चोरी करने लगी? सत्य प्रकाश जी बड़े भरोसे से कह रहे थे कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी ने ही मेरा पैसा चुराया है। शुभम बेड से उठा और अपने पिता की तरफ हाथ उठाया। तभी सत्य प्रकाश जी ने उसका हाथ पकड़ उसे साइड में झटक दिया। शुभम ने कहने लगा कि क्या सबूत है कि मेरी पत्नी ने पैसा चुराया है? सत्य प्रकाश जी ने कहा, तो फिर मुझे कमरे की तलाशी लेने दे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुभम भी ताव में आकर कह दिया, हाँ तो ले लो कमरे की तलाशी। कौन सा हम लोग चोर हैं? यदि कमरे में कुछ नहीं मिला तो फिर देख लेना। सत्य प्रकाश जी ने कह दिया, पहले तू तलाशी तो लेने दे। अब तक शीतल भी उठ गई थी। जैसे ही उसने तलाशी का नाम सुना, वह अलमारी के पास जाकर दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। नहीं, मैं अपनी अलमारी नहीं छूने दूंगी। अलमारी में मेरी पर्सनल चीजें हैं, मैं क्यों आपको देखने दूं? शुभम ने अपनी पत्नी को खींच लिया।
और पकड़ लिया। रहने दे शीतल, इनको तलाशी लेने दे। एक बार पता तो चल जाए कि हमारे कमरे में कुछ नहीं है, फिर मैं इन्हें अभी बताता हूँ। जैसे ही सत्य प्रकाश जी ने अलमारी खोला कि साड़ी के नीचे उनका पर्स दिख गया। वह अपना पर्स निकाल कर कहने लगे, यह देख, यह मेरा पर्स है और तेरी पत्नी ने चुराकर अपने अलमारी में छुपा लिया है। कुछ पल के लिए तो शुभम सन्नाटे में खड़ा रह गया और शीतल बिल्लियों की तरह इधर उधर नजरें कर चुपचाप डर सी गई थी। लेकिन फिर शुभम जोर से चिल्लाया, क्या सबूत है कि शीतल ने ही यह पर्स चुराकर अलमारी में रखा है? आप शीतल से जलते हो। हमारी खुशियां आपसे देखी नहीं जाती। आपने ही यह पर्स हमारे कमरे में लाकर रख दिया है ताकि आप शीतल के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा सको। अब पति की इस तरह से अपने साइड में बातें सुनकर शीतल के अंदर तो मानो दुनिया की सारी एनर्जी समा गई। वह भी पहलवानों की तरह सांस लेते हुए कहती है, हाँ हाँ शुभम, मैंने कुछ नहीं किया, तुम ठीक ही कह रहे हो। फिर पल भर में मुंह बनाते हुए रोने जैसे अपनी पति की हमदर्दी पाने लगी। शुभम देखो ना, मैं क्यों तुम्हारे पापा के पैसे चुराऊंगी? मैं तो खुद ही कमाने के लिए अपनी दुकान डाली हूँ। मेरी किस्मत फूटी कि मेरी दुकान अच्छे से नहीं चल रही है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं चोरी करूंगी। अब शुभम क्यों अपनी पत्नी के आंसू देखकर खून जल उठा। वह अपने पिता का हाथ पकड़ दरवाजे से बाहर निकालने लगा। अकड़ते हुए किसी तरह से सत्य प्रकाश जी कमरे से बाहर चले तो गए, लेकिन कुछ ही पल के बाद जब शीतल और शुभम कमरे में बैठे थे तो अचानक से दोनों के पीठ में पटाख पटाख लाठी की आवाज सुनाई दी। एक लाठी शीतल को और फिर शुभम की पीठ गर्दन में कई लाठियों की बरसात हो रही थी। शीतल एक लाठी पाते ही झटक कर दूर खड़ी हुई और शुभम दोनों हाथ पीछे कर पीठ को इधर उधर घुमाता हुआ जब पीछे देखा तो कोई और नहीं, उसके पिता सत्य प्रकाश जी लाठी लेकर खड़े हो गए। नालायक, कब से तेरी सुन रहा हूँ। मुझे हाथ पकड़कर धक्के मारकर मेरे ही घर से निकालता है, मेरे घर में चोरी करता है, ऊपर से मुझे ही मारता है, अपनी पत्नी को सिर पर चढ़ा रखा है। अब निकल जा मेरे घर से। आज देखता हूँ कि तू इस घर में कैसे रहता है। आज अपने पिता का यह रूप देखकर शुभम की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वहीं शीतल जल्दी से कमरे से बाहर निकल किचन में आकर थरथराती हुई खड़ी हो गई। सत्य प्रकाश जी फिर से लाठी उठाए ही थे कि शुभम हाथ जोड़कर कहने लगा, अरे पिताजी, यह क्या कर रहे हो? वह भी कमरे से बाहर निकला तो सत्य प्रकाश जी उन दोनों के पीछे आ लाठी ठोक कर कहने लगे, दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकलो, नहीं तो मैं तुम दोनों के सारे सामान तोड़ फोड़ कर रख दूंगा और तुम दोनों को अभी भी मार मार के हालत खराब कर दूंगा। और अभी पुलिस को फोन करता हूँ कि तुम दोनों मेरे ऊपर आग जलाकर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। शीतल और शुभम अब अपने पिता का यह रूप देखकर काफी घबरा गए थे। सत्य प्रकाश जी लाठी ले अपने कमरे में बैठे थे कि जल्दी से कमरे से निकलो, मैं सिर्फ तुम दोनों को 2 घंटे का समय देता हूँ। अब दोनों लोग समझ चुके थे कि घर में ठिकाना नहीं है। 2 घंटे में जल्दी जल्दी शीतल ने अपना सामान बैग में भरा और अपने पति के साथ बाहर निकली। कहीं ठिकाना नहीं था। शुभम अपने पिता के दोस्त के घर में ही चला गया, जिनका नाम मोहनलाल जी था। उनके पास जाकर उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, अंकल जी, मेरे पापा को समझा दीजिए। आखिर हम दोनों पति पत्नी 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाए? आखिर हमारा कोई ठिकाना नहीं है। प्राइवेट नौकरी में इतनी आमदनी भी नहीं कि हम किराए के मकान में रहने जाए। सत्य प्रकाश जी के दोस्त बहुत समझाने लगे, सत्य प्रकाश, बच्चे हैं, माफ कर दो, आखिर ये कहाँ जाएंगे? सत्य प्रकाश जी अपने जिद पर अड़े रहे और फिर सारी बात अपने दोस्त को बताई तो मोहनलाल जी ने भी कह दिया, देखो शुभम, तुमने जो कुछ भी किया है वह बहुत गलत। इससे ज्यादा मैं अपने दोस्त को दबाव नहीं दे सकता। तुम लोग अपनी मर्जी से जहाँ चाहो वहां जाओ, लेकिन अब मैं सत्य प्रकाश को तुम्हें माफ करने को नहीं बोलूंगा।
दोनों मोहनलाल जी के घर में 2 दिन तक रहकर एक छोटा सा किराए का मकान ले लेते हैं। अब दोनों पति पत्नी उस घर में रहते हुए पूरा दिन झगड़ते रहते थे, एक दूसरे को दोष देते। आए दिन शुभम कहता, तू चोरनी है, तू ही जाकर बाबूजी के कमरे से पैसे चुराई थी, तभी बात इतनी बढ़ गई थी। और वहीं शीतल भी कह देती कि तुम भी कौन सा कम थे, तुम भी तो अपने बाप के ऊपर हाथ उठा रहे थे। कई बातों पर लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। इधर सत्य प्रकाश जी अपने घर को और किराए से दे दिए, अपने लिए और घर बचाकर उसी में रह रहे थे। अब उनकी दुकान भी बहुत अच्छे से चलने लगी थी। उनका किराए का पैसा, दुकान का पैसा, उनकी जिंदगी में पत्नी की कमी तो बहुत थी, लेकिन अब उन्हें खाने और दवाइयों के पैसे भी बड़े आराम से निकल जाया करते थे। अब सत्य प्रकाश जी के नाम पूरे बुजुर्गों में फैलने लगा था। जो भी बूढ़े माता पिता होते थे, वह सत्य प्रकाश जी का उदाहरण देते थे। अपने बेटे बहू से कह देते थे कि देख लो सत्य प्रकाश भाई को, यदि तुम लोगों ने मुझे परेशान किया तो मैं सत्य प्रकाश भाई जैसे ही तुम लोगों को मार पीट कर घर से निकाल दूंगा और अपने घर में आराम से रहूंगा। कई घरों में तो सत्य प्रकाश जी का नाम सुनकर ही बेटे बहू अब सदमे में आ जाते और मजबूरन अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करते थे। सत्य प्रकाश जी बूढ़े लोगों के बीच में एक उदाहरण सामने आ गए थे। तो दोस्तों, सत्य प्रकाश जी ने अपने बेटे या बहू के साथ जो किया, गलत किया या सही, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। मुझे भी आपका कमेंट पढ़ने का इंतजार रहेगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जिंदगी के सफर में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्णा।